हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फरवरी 2021 का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भिलाई चरोदा में बनाया जा रहा है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट ही अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना है कि रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर बनाया जा रहा है? भिलाई चरोदा में। सोलर प्लांट मींस क्या? वहां पर ऑब्वियसली फोटो सेंसिटिव प्लेट्स लगी होती हैं और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं। किससे? सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और उसको बिजली में कन्वर्ट करती है। तो ये रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। और इनिशियली इस एनर्जी का क्या यूज होगा, इस विद्युत का क्या उपयोग होगा? तो इनिशियली जो सिग्नल सिस्टम है उसमें इसका उपयोग होगा, थोड़ा बहुत चार्ज वगैरह करने में इसका उपयोग होगा, बट बाद में लॉन्ग रन में इस एनर्जी से हम ट्रेन भी संचालित करेंगे, ऐसी योजना बनाई गई है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड REMCL के सहयोग से 50 मेगावाट का प्लांट लगाया जा रहा है। यानी इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 50 मेगावाट। और इसके लिए लगभग 200 एकड़ जमीन 27 सालों के लिए लीज पर दी गई, 27 ईयर्स के लिए, ताकि आप वहां पर अपना प्लांट लगा पाए। कौन? रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये जमीन किसकी है? रेलवे की है। और रेलवे ने किसको दी है? REMCL को दी है। फिर 310 करोड़ रुपए की लागत से यह सोलर प्लांट बनाया जा रहा है, यानी इसकी लागत भी आपको याद रखनी है, 310 करोड़ रुपए। फिर इससे दुर्ग रायपुर के बीच ट्रेनों को भी संचालित करने की योजना है। यानी इनिशियली तो सिग्नल वगैरह में इस एनर्जी का यूज होगा, बट बाद में रायपुर और दुर्ग के बीच जो ट्रेनें संचालित होती हैं उनमें भी इस बिजली का उपयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। इसमें याद करने जैसा क्या है? सोलर प्लांट भिलाई चरोदा में REMCL 50 मेगावाट की का ये प्लांट होगा और 310 करोड़ इसकी लागत होगी। दुर्ग रायपुर के बीच में जो ट्रेनें चलती है वो इससे संचालित हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए, भारतमाला योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बनने वाले हाईवे के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आपने भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। अगर हम बात करें तो ये है, मान लीजिए हमारा भारत, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं मैप बनाता हूं, ये है भारत। तो यहां से लगा के इधर से ऐसा लंबा लंबा रोड बनाने का, यानी हाईवे बनाने का ये प्रोजेक्ट है। और अगर ये आपको दिख रहा हो तो एक प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक भी जाएगा और ये एक माला तरीके से दिखेगा। माला जो होती है गले में, उस प्रकार से दिखता है। इस वजह से इसका नाम भारतमाला प्रोजेक्ट है। अच्छे हाईवे अगर हम बना लेंगे तो डेफिनेटली उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कनेक्टिविटी बढ़ने से डेवलपमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज ज्यादा आएंगी। तो इस वजह से प्रयास किया जा रहा है और उसका कुछ पार्ट हमारे छत्तीसगढ़ को भी मिला है। तो 3 पहले से थे और 3 अब नए हमारे यहां पर सिलेक्ट हुए जहां पर ये मार्ग बनाए जाएंगे। तो इनके बारे में बात की गई है। राज्य में लगभग 20,000 करोड़ के सड़क निर्माण कार्य होंगे, जिसमें रायगढ़ धर्मजयगढ़ मार्ग एक, दूसरा अंबिकापुर, और ये तो काफी बड़ा है इसलिए सिर्फ बनारस याद कर लेना, अंबिकापुर बनारस ये दूसरा हो गया, और तीसरा पंडरिया बजाग, ये 3 भारतमाला योजना में शामिल कर लिया गया इनको, इन 3 मार्गों को। यानी यहां पर 20,000 करोड़ खर्च करके हाईवे बना दिया जाएगा। और 3 पहले से हैं, रायपुर दुर्ग एक, और दूसरा रायपुर विशाखापट्टनम, और तीसरा बिलासपुर उर्गा। ये तीनों ही आपको पता होने चाहिए। ये पहले से इनमें काम चल रहा है, तो इनके काम में भी प्रोग्रेस की जाएगी, यानी इनको शीघ्रता से पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा अश्योरेंस नितिन गडकरी जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, उन्हें दिया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि इसमें 20,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे हमारे राज्य में, और उसमें 3 पहले से मार्ग हैं, ये 1, 2 और 3, और 3 नए मार्ग इसमें शामिल किए गए हैं भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरियाबंद जिले में आयोजित होने वाले राजिम माघी पुन्नी मेले के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये मेला प्रतिवर्ष लगता है, राजिम माघी पुन्नी मेला, बट इस समय सिंस कोरोना वायरस चल रहा है, इस वजह से अभी जितनी भी एक्टिविटीज हैं
वो सारी की सारी मद्दी पड़ चुकी है, तो इन सब चीजों पे भी प्रभाव होना ही था, ऑब्वियसली बात है। मेले इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये कहां पर आयोजित होता है ये मेला? गरियाबंद जिले में। अब इससे संबंधित डेटा है, ये कब लगता है ये मेला? तो ये महाशिवरात्रि के अवसर पर लगता है। यह मेला महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें कुछ कुंडों में श्रद्धालु स्नान करते हैं। कुछ कुंड है वहां पर जाके लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं। मेला लगता है तो लोग उसमें शॉपिंग करेंगे और सारी चीजें वहां पर चलेंगी। फिर इसका सेकेंड पॉइंट है, कोविड खतरे की वजह से इस बार सिर्फ धार्मिक पूजा पाठ और मेले का ही आयोजन किया जाएगा। इस बार हर बार की तरह यहां सरकारी प्रदर्शनी या मंच पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। देखिए, हर साल जब ये मेला होता था तो यहां पर सरकार अपनी प्रदर्शनी लगाती थी। प्रदर्शनी मीन्स क्या? उसकी योजनाओं की, कि वो किस प्रकार से योजनाएं चला रही है, डेवलपमेंट के क्या काम कर रही है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे, हमारी संस्कृति को दिखाया जाता था उसमें, जैसे बस्तर की संस्कृति हो गई या हमारा जो आदिवासी कल्चर हो गया वो दिखाया जाता था। बट ये सब अभी इसमें नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? धार्मिक पूजा पाठ और मेले का आयोजन होगा। यानी इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या? एक तो ये राजिम माघी पुन्नी मेला कहां पर आयोजित होता है? गरियाबंद में। ये कब आयोजित होता है? महाशिवरात्रि के अवसर पर। और श्रद्धालु वहां पर क्या करते हैं? कुछ कुंड हैं जिनमें जाके स्नान करते हैं। बट ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि वहां पर सिर्फ धार्मिक पूजा पाठ और मेले का आयोजन होगा, सरकारी प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखिए, 1 मार्च से बिलासा दाई केवटिन एयरपोर्ट चकरभाठा से शुरू हो रही हवाई सेवा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो इसको मैंने जो पिछले मंथ का करंट अफेयर था उसमें कवर किया था कि जो बिलासपुर एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज कर दिया गया, बिलासा दाई केवटिन एयरपोर्ट। तो अब यहां से फ्लाइट शुरू हो गई। नियमित फ्लाइट कब से? 1 मार्च से शुरू होगी। तो उसमें थोड़ा सा डेटा है, देख लीजिए आप। वैसे मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, बट सिंस ये कनेक्टिविटी संचार से संबंधित है इसलिए हो सकता है ये परीक्षा में आ जाए। एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर की 72 सीटर विमान की उड़ान इलाहाबाद, जबलपुर और दिल्ली को बिलासपुर से जोड़ेगी। इंपॉर्टेंट है ये, बिलासपुर को किस किस से जोड़ेगी? इलाहाबाद, जबलपुर और दिल्ली को। और उसमें भी दिल्ली और बिलासपुर के बीच डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होगी। क्या होगा? आपको जबलपुर जाना पड़ेगा या प्रयागराज जाना पड़ेगा, तब आपको वहां से फ्लाइट दिल्ली की मिलेगी। यानी इंटरकनेक्टिविटी है एक प्रकार से। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है? वैसे तो इसमें याद करने जैसा सिर्फ इतना है, बिलासा दाई केवटिन एयरपोर्ट जो कहां पर है? बिलासपुर में है। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले महीने के करंट अफेयर में। बट हाँ, आप इतना याद कर सकते हो कि अब ये कनेक्ट हो चुका है इलाहाबाद, जबलपुर और दिल्ली से। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य है। फिर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2 नए जज, नरेंद्र कुमार व्यास और दूसरे हैं नरेश कुमार चंद्रवंशी के नाम का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने किया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो देखिए, जो जजों की नियुक्ति होती है वो कैसे होती है? सुप्रीम कोर्ट का एक कॉलेजियम होता है, वो क्या करता है? पहले नाम शॉर्ट आउट करता है, यानी ये शॉर्टलिस्ट किया नाम और फिर किसको भेजता है? केंद्र सरकार को। फिर केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति करती है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ में 2 नए जज के नामों की सिफारिश की है या प्रस्ताव किया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने। किसको? केंद्र सरकार को। एक है नरेंद्र कुमार व्यास जी और दूसरे हैं नरेश कुमार चंद्रवंशी जी। तो इनके संबंध में देखिए, पहला पॉइंट है, नरेंद्र कुमार सीनियर वकील है, वहीं नरेश चंद्रवंशी लॉ सेक्रेटरी है। ये 2 व्यक्ति हैं जिन्हें जज बनाया जाना है। कहां पर? हमारे छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में। बिलासपुर हाई कोर्ट में अभी 14 जज हैं। इनकी नियुक्ति के बाद इनकी संख्या बढ़कर 16 हो जाएगी। ये परीक्षा में आ सकता है कि टोटल कितने जजेस है। सुप्रीम कोर्ट का तो पूछा जाता है, हाई कोर्ट का भी डेफिनेटली, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एग्जाम होगी तो उस पर प्रश्न आ सकता है। तो अभी 14 जज हैं, 2 और अगर अपॉइंट हो गए तो 16 हो जाएंगे। और टोटल जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 22 जज होने चाहिए बिलासपुर हाई कोर्ट में, बट इतने नहीं है, सिर्फ 16 ही है। 16 भी नहीं है, 14 ही है। 2 आप शामिल अगर हो गए तो 16 हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। तो आपको ये 2 नाम याद रखने, इसमें कौन कौन से? नरेंद्र कुमार व्यास और नरेश कुमार चंद्रवंशी। और एक है वकील और एक है लॉ सेक्रेटरी, और इन दोनों को बिलासपुर हाईकोर्ट में जज नियुक्त किए जाने की घोषणा
हो सकती है कुछ दिन में। अगला प्रश्न देखिए, पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने एवं लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से पहली बार प्रदेश में खेल मड़ई का आयोजन दुर्ग जिले के पाटन में किया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो देखिए, खेल मड़ई इतना इंपॉर्टेंट है ये। अब ये खेल मड़ई क्या है देखते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। कहां पर आयोजित किया जा रहा है? पाटन। और किस जिले में? ये दुर्ग में। इसमें ये होने वाला है कि जो आपके बचपन के स्पोर्ट्स थे या गेम थे, वो गेम आपको इसमें खेलने को मिलेंगे। उनकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। जैसे आप कबड्डी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, खो खो खेलते थे। अभी तो ये मोबाइल का जमाना है, तो सब लोग तरह तरह के मोबाइल के गेम्स में लगे रहते हैं और हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इस वजह से इनका आयोजन किया गया खेल मड़ई का, कि हमारे जो पुराने खेल हैं उन्हें फिर से जीवित किया जाए, उनमें लोगों का फिर इंटरेस्ट जगाया जाए। तो यह आयोजन कहां पर किया गया? पाटन में किया गया, दुर्ग जिले में। और इसका आयोजन किसने किया? इसका आयोजन छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है ये, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ ने इसका आयोजन किया है। खेल मड़ई में गिल्ली डंडा, खो खो, पिट्ठूल, संखली, कबड्डी, भंवरा आदि शामिल हैं। ये सब नाम सुन के आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, कई दिनों बाद ऐसे नाम सुनने को मिले। पारंपरिक खेलों के आयोजन से यह खेल मड़ई पूरे पाटन क्षेत्र में लोगों का आकर्षण और मनोरंजन का केंद्र बन गया। सिंपल सी बात है, आदमी अपना बेसिक थोड़ी ना भूलता है, जब उसको सामने आ जाता है तो उसे अच्छा ही लगता है डेफिनेटली। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है? तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ ने आयोजित किया है पाटन दुर्ग में खेल मड़ई, और इसमें जो हमारे पुराने खेल हैं उनको प्रतियोगिता उनकी रखी गई है और लोगों का उसके माध्यम से मनोरंजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ओपन टूर्नामेंट क्या होता है। ओपन टूर्नामेंट का मतलब होता है कोई भी उसमें जाके खेल सकता है। जैसे आपने देखा होगा फ्रेंच ओपन, कोई भी जाके खेल सकता है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ ओपन होगा। काफी अच्छी बात है, सुन के तो बहुत अच्छा लगता है। और इसका आयोजन कौन करने वाला है? गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका आयोजन करेगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। टूर्नामेंट में भारत, जापान और कोरिया जैसे देशों से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। काफी बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है ये। बड़ा तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, इसमें अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट लोग शामिल होंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर टूर्नामेंट के साथ इन्वेस्टमेंट मीट का भव्य आयोजन होगा, जिससे राज्य में निवेश के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। डेफिनेटली जब इतने सारे लोग इन सबको देखने के लिए आएंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट मीट भी रखी। इन्वेस्टमेंट मीट में क्या होता है? दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, हम आपको ऐसी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, आपको हम टैक्स में छूट देंगे, कोई कानूनी कार्यवाही ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, आप आसानी से अपना बिजनेस यहाँ स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट मीट। यह आयोजन नवा रायपुर के मेफेयर गोल्फ कोर्स में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या? याद करने जैसा छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ टूर्नामेंट, ये याद करना है आपको। और दूसरा इन्वेस्टमेंट मीट भी होगी, और ये कहां पर आयोजित होने वाला है? नवा रायपुर के मेफेयर गोल्फ कोर्स में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में राज्य के पहले महिला पुलिस बैंड की स्थापना की है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? अब ये पुलिस बैंड क्या होता है? उसमें ऐसा होता है कि कुछ पुलिस के जवान होते हैं और वो ना उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें वो बजाते हैं, ढम 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 करके, आपने सुना होगा कई बार। तो ऐसा सिर्फ पुरुषों का बैंड अभी तक था हमारे छत्तीसगढ़ में, महिला पुलिस का बैंड नहीं था। तो ऐसा महिलाओं का बैंड स्थापित किया गया। तो उसमें देखिए पहला पॉइंट उसमें क्या है? इस पुलिस बैंड में 16 सदस्य हैं, जिसमें 10 महिला आरक्षक भी शामिल हैं। यानी 16 में से अगर आप देखेंगे तो अभी भी 6 पुरुष हैं, इसमें 10 महिलाएं हैं। बट बाद में ऐसा प्रोग्राम रखा गया है कि पूरे की पूरी 16 महिलाएं ही कर दी जाए। और आपको पता होगा बस्तर नक्सल प्रभावित एरिया है, इस वजह से वहां पर डेवलपमेंट की जो कोशिशें हैं वो सरकार काफी करती रहती, ताकि लोग गलत रास्ते पर ना जाएं, नक्सली गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो। इस टीम में शामिल महिलाओं को ड्रम पैड, बेस ड्रम,
जैसे वाद्य यंत्र बजाने की ट्रेनिंग दी गई और वो आप काफी अच्छा बजा लेती हैं। आपने देखा भी होगा, यूट्यूब पे एक वीडियो भी उनका आया था। इस महिला पुलिस की टीम में एक ऐसी भी महिला शामिल है जो पहले नक्सलियों के दलम में शामिल थी, यानी बाद में उन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण किया और वो मुख्य धारा में लौट आई और उन्होंने पुलिस सेवा को ज्वाइन कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, तो ये नक्सल में महिला पुलिस बैंड स्थापित किया गया, सिर्फ इतना ही इसमें याद करने जैसा मुझे लगता है, बाकी कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश सरकार ने स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की घोषणा की है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये आपने नाम सुना होगा, चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज, ये बंद पड़ा हुआ था पिछले 3 साल से, क्योंकि जो मेडिकल एसोसिएशन है उसकी गाइडलाइन को ये पूरा नहीं करता था। मेडिकल से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं जिनको जो गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, वो गाइडलाइन को ये पूरी नहीं करता था, इसका संचालन अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था, इस वजह से ये बंद पड़ा था। तो इसका जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट ने बार बार सरकार से आग्रह किया कि भाई ये हमारे पास बंद पड़ा हुआ है, आप एक काम करिए, आप इसको अपने पास अधिग्रहित कर लीजिए, यानी आप अपने अंडर में ले लीजिए, ताकि ये बंद पड़ा हुआ इतना बड़ा कॉलेज, तो उससे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी फायदा होगा, डॉक्टर्स भी नए आएंगे। तो इस वजह से इस स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। अब देखिए इससे संबंधित डेटा देखिए, कॉलेज के संचालन में दिक्कत होने की वजह से प्रबंधन ने सरकार से आग्रह किया था कि प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन की बेहतरी को देखते हुए सरकार इस कॉलेज का अधिग्रहण करे, और सरकार ने ऐसा किया। इसके अधिग्रहण से प्रदेश में मेडिकल की 150 सीटें बढ़ जाएंगी। अभी टोटल कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं? 10 हैं। तो इनमें ये बंद पड़ा हुआ था, तो अब डेफिनेटली 150 सीटें इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त तो दोनों सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है? सिंपल, स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है, गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, दैट्स इट, इतना ही आपको याद करना है। केंद्रीय बजट में कुल 100 सैनिक स्कूल देश भर में खोले जाने की घोषणा की गई है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? अब ये सैनिक स्कूल क्या होते हैं? ये ऐसे स्कूल होते हैं जो आवासीय स्कूल होते हैं। आवासीय मींस क्या? बच्चा वहीं पे रहेगा और वहीं पे वो क्या करेगा? स्टडी करेगा, और उसी में उसको सेना से संबंधित जानकारियां भी दी जाएंगी, ट्रेनिंग दी जाएंगी, उसे बचपन से देशभक्ति सिखाई जाएगी, ताकि वो आगे चल के क्या करे? देश की सेना में शामिल हो और देश की सेवा करे। ऐसे भारत में बहुत सारी सैनिक स्कूल हैं, और नए सैनिक स्कूल भी खुलने वाले हैं। कितने? 100। तो डेफिनेटली उसमें हमारे छत्तीसगढ़ को भी हिस्सा मिला है। और कितने स्कूल खुलेंगे सैनिक स्कूल छत्तीसगढ़ में? तो 4। 100 में से 4 स्कूल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर के जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ में खोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र सैनिक स्कूल है, और वो भी कहां पर है? अंबिकापुर में। सिर्फ एक ही सैनिक स्कूल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर ये 4 और हो गए तो फिर 5 हो जाएंगे। इन स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खोला जाएगा। इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, PPP यानी PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इन्हें खोला जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, देश भर में निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब ये इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो ये ऐसा बनता है NISHTA, निष्ठा। ये इस तरह से इसका फुल फॉर्म बनता है, शॉर्ट फॉर्म बनता है निष्ठा। अब इसमें क्या, ये कोरोना महामारी में सारे टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश कर रहे हैं, आना भी चाहिए। और ये कोरोना में ही ऐसा हुआ, नहीं तो इससे पहले तो बेचारे टीचर्स को ढंग से ईमेल ओपन करना भी नहीं आता था, कई टीचर्स को, सभी की बात नहीं कर रहा मैं। तो उनको ऑनलाइन लेक्चर लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो उससे सरकार ने ये कोशिश की, केंद्र सरकार ने, कि इन टीचर्स को क्या किया जाए? प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो अच्छी तरह से ऑनलाइन लेक्चर भी ले सकें और उन्हें प्रशिक्षण भी मिले, टीचिंग का प्रशिक्षण भी मिले और ऑनलाइन का प्रशिक्षण भी मिले। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या है? निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 1.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है। प्रदेश में पहली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 1,35,000 यानी लगभग 1.5 लाख है। इन शिक्षकों का निष्ठा पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया चल रही है, यानी इनको निष्ठा पोर्टल पर पंजीयन करा दिया जाएगा, उसके बाद में इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, एक तो इसका फुल फॉर्म, निष्ठा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके तहत किसको प्रशिक्षण दिया जाना है, तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर्स हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। दैट्स इट। पोर्टल में उन्हें एंटर पंजीयन कर लेना है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।